नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ दोस्तों LT ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक इकोनॉमिक्स के साथ महत्वपूर्ण समस्या होती है नोट्स की। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो गलतियां आप एग्जामिनेशन हॉल में करके आते हैं उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर क्वेश्चंस तो आ रहे थे लेकिन फिर भी क्या हो गए, एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो गए। तो जो प्रेशर आप एग्जामिनेशन, एक प्रेशर की वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को गलत करते हैं, अगर जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उन सारी समस्याओं का निजात आप पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दोस्तों करंट, मतलब सारी चीजें मेरे द्वारा दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अलग से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी टेस्ट सीरीज असाइन कर दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस है कॉन्सेप्ट की, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की क्लास अवेलेबल है, झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की क्लास भी अवेलेबल है, मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास अवेलेबल है, LT ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है। और हर क्लास में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अगर जो बात करें दोस्तों एडमिशन की, तो एडमिशन ओपन है। मध्य प्रदेश स्टेट वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश सेट, LT असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की फीस जो है वो 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। अगर जो आप ऐसे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलग से नोट्स चाहिए, अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम लोग अब मूव करेंगे दोस्तों अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और आज के इस सेशन का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से क्या क्राउडिंग आउट इफेक्ट से संबंधित है। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। अरे भाई देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आसान भाषा में अगर जो मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जब सरकार अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय करती है, ठीक है, जब सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय करती है, जैसे सड़क पे खर्च कर रही है कि हमारे देश की सड़क अच्छी हो जाए, शिक्षा पे खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, मतलब सरकार जब अपनी आय से ज्यादा व्यय करे, ठीक है, मतलब सरकार को जितनी आय मिल रही है उससे ज्यादा सरकार व्यय करे, तो ऐसी स्थिति में व्यय करने के लिए उनको आय भी तो चाहिए।
तो आय प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने आय प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, वो लगा देंगे आपके ऊपर टैक्स, अर्थात टैक्स की दर में जो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब टैक्स की दर में वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति निवेश कर सकता है पैसा, अब वो पैसा टैक्स के रूप में वो सरकार को दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये हो जाएगा, इजी सी बात है कि अगर जो सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है तो सरकार अपने व्यय को बढ़ाने के लिए अपने आय को भी बढ़ाएगी, ठीक है। और आय को अगर जो गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो कर की दर होगी उसमें कर की दर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब कर की दर को इंक्रीज किया जाएगा तो निजी निवेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप निवेश कर सकते थे उसको अब आप क्या कर रहे हैं, उसको आप कर के रूप में सरकार को दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सार्वजनिक व्यय में अगर जो सरकार ने वृद्धि किया है तो इसके परिणाम स्वरूप निजी उपभोग तथा विनियोग में क्या आ जाएगी, कमी आएगी, क्योंकि सरकार ज्यादा व्यय कर रहा है और सरकार ज्यादा व्यय करेगा तो सरकार को आय भी ज्यादा चाहिए, सरकार को आय ज्यादा चाहिए तो सरकार टैक्स बढ़ा देगा। तो जब सरकार टैक्स इंक्रीज कर देगा तो जनता के ऊपर ही तो टैक्स लगेगी, हमारे और आपके ऊपर ही तो टैक्स लगेगी। और जब हमारे और आपके ऊपर टैक्स लगेगी तो जो पैसा हम निवेश कर सकते थे या जो पैसा हम उपभोग कर सकते थे, अब वो पैसा हम टैक्स के रूप में दे देंगे। तो वही बात होती है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निजी उपभोग व विनियोग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अवमूल्यन का भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा यदि देश के निर्यात और आयातों की मांग किलोज इकाई से अधिक हो। ये कथन किसका है? सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर जो आप ऑफलाइन भी क्लास देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 बातें याद आनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? देखिए, विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। कौन सा कंडीशन? EX प्लस EM जब ग्रेटर देन होगा 1 के, EX प्लस EM जब इज इक्वल टू होगा 1 के, और EX प्लस EM जब लेस देन होगा किसके? 1 के, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है कि विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अधिमूल्यन का भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि देशों के निर्यातों और आयातों की मांग किलोज इकाई से अधिक हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि ये मार्शल और लर्नर की दशा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कि गैट के अंतर्गत परम मित्र राष्ट्रखंड की अपेक्षा है कि, ठीक है। गैट के अंतर्गत परम मित्र राष्ट्र किसे कहा जाता है, बेसिकली पूछने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की क्लास सुबह 10 बजे से हो रही है। और अगर जो आपको मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुका है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही वहां से परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर डी अगेन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा कोई और नहीं है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये परम मित्र राष्ट्रखंड, इसका मतलब क्या है? कमेंट करके आप मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है? कमेंट करके बताइए। मोस्ट फेवरेट कंट्री, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि गैट के सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
तो गेट के अंतर्गत मोस्ट फेवरेट कंट्री, ठीक है, गेट के अंतर्गत मोस्ट फेवरेट कंट्री जो है या परम मित्र राष्ट्रखंड है, इसका मतलब ये कहा जाता है कि भैया गेट जो है वो सभी सदस्य देशों के साथ क्या करेगा, समान रूप से व्यवहार करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वर्तमान में एसडीआर निर्धारित किया जाता है, एसडीआर निर्धारित किया जाता है, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि देखिए सर जी, एसडीआर जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की मुद्रा है, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब होती है, आईएमएफ की स्थापना होती है 1945 में और आईएमएफ कार्य कब शुरू करता है, 1947 में। 1970 से पहले जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था, इसका जो लेन देन होता था वो किस में होता था, अमेरिकी डॉलर में होता था, अमेरिकी डॉलर में होता था, ठीक है, या डॉलर में होता था। लेकिन क्या हुआ कि 1969 में एक देश हुआ, क्या उत्तर आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1968 में जो फ्रांस था ना, उसने विरोध कर दिया, फ्रांस ने विरोध कर दिया और फ्रांस ने ये कहा कि देखिए भैया, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसमें मुद्रा जो है, मुद्रा के रूप में अब हम अमेरिकन डॉलर को नहीं शामिल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमको अमेरिकन डॉलर नहीं अमेरिकन डॉलर के रूप में हम लेन देन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि कोई एक नई व्यवस्था अपनाएंगे। तो वही दोस्तों 1970 के बाद ये आपका आता है एसडीआर, अर्थात विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये 5 देशों की मुद्राओं का समुच्चय होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। सभी लोग सी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि एसडीआर जो है वो प्रकाश में कब आता है, तो 1971 से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत जगह पे 1970 दिया होता है, नहीं, 1970 जहां पे दिया गया है वहां पे गलत दिया गया है। एसडीआर का आविर्भाव अर्थात एसडीआर जो अस्तित्व में आता है वो आता है 1971 में। और क्यों आता है, क्योंकि ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस ने विरोध कर दिया, कहा कि नहीं भैया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। तो उसी के कारण एसडीआर आ गया 1971 में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण कहलाता है। प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, सभी लोगों से निवेदन है कि, और एसडीआर का प्रयोग क्यों किया जाता है, आईएमएफ क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है ताकि उस सदस्य देश के भुगतान असंतुलन की समस्या को समाप्त किया जाए। तो एसडीआर का संबंध केवल और केवल भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने से है, ठीक है, और किसी चीज से नहीं है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि भैया जुड़वा संस्था किसे बोलते हैं, एक तो एसडीआर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कमेंट करके बताइए भैया, दिमाग चलना चाहिए आपका, है ना। क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है, आप बोलेंगे, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कोटा और प्रशुल्क में अंतर नहीं पता है आपको, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। डी क्यों बोल रहे हैं सर, इतना आसान सा प्रश्न है, फिर भी डी बोल रहे हैं। देखिए, आज के बाद कभी गलत ना करिएगा। एक होता है कर, ठीक है, एक होता है कर, जैसे हम और आप क्या करते हैं कि टैक्स देते हैं, ठीक है, हम और आप टैक्स देते हैं ना, मनोरंजन कर देते हैं, यातायात कर देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बहुत सारी जगह पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष मतलब कर देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रशुल्क, ठीक है, प्रशुल्क। तो प्रशुल्क भी जो होता है वो भी टैक्स ही है, लेकिन प्रशुल्क का मतलब, प्रशुल्क शब्द का उपयोग वहां किया जाएगा जहां पे आयात और निर्यात की बात होगी, ठीक है। तो अगर जो आयात या निर्यात पे टैक्स लगता है तो इसे हम प्रशुल्क बोलेंगे, ठीक है। अगर जो एक सीमा से दूसरी सीमा में वस्तुएं जा रही हैं तो उस पे अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा
तो उसे प्रशुल्क बोलते हैं। ठीक है, तो प्रशुल्क भी क्या होता है, एक टैक्स ही होता है। अगला जो होता है दोस्तों, तो ये प्रशुल्क तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो होता है कि वस्तु के आयात एवं निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण जो कहलाता है वो कोटा कहलाता है। कोटा में क्या होता है, हम ये कह देते हैं कि देखिए भैया, हम आपसे 5000 टन 5000 टन क्या करेंगे, किसी वस्तु को लेंगे, या हम आपसे 5000 करोड़ रुपए की वस्तु को लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि वस्तु के आयात व निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण जो है वो कोटा कहलाता है। मतलब एक फिक्स सीमा हमने निर्धारित कर दी कि भैया हम इतनी ही वस्तुओं को आयात करेंगे या इतनी ही वस्तुओं को निर्यात करेंगे। अक्सर ये आयात के संदर्भ में देखा जाता है, निर्यात के संदर्भ में नहीं देखा जाता है। तो प्रशुल्क आपको समझ में आ गया होगा, कोटा आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कर भी समझ में आ गया होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है। चलिए, अरु ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरुणिमा तिवारी जी, संगीता जी, अनिश पांडे जी, बबीता त्यागी जी, विवेक जी, बिल्कुल ठीक है। अफसाना सिद्दीकी जी, बबीता त्यागी जी, ठीक है। आई एम जी, एस एन मिश्रा जी, अफसाना सिद्दीकी जी, बिल्कुल ठीक है। लाल बहादुर जी, अफजल हसन जी, रश्मि तिवारी जी, प्रभाकर कुमार जी। चलिए सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। राज जी, सोनी शर्मा जी, आई एम जी, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं क्या, ठीक बोल रहे हैं क्या? बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्य के लिए ऋण देता है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, आईएमएफ की स्थापना कब होती है? आईएमएफ की स्थापना होती है 1945 में। ठीक है, आईएमएफ अपना कार्य कब शुरू करता है? 1947 में। ठीक है, आईएमएफ 1947 में कार्य शुरू करता है। तो 1970 से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या थी? अमेरिकी डॉलर थी या डॉलर थी। लेकिन 1969 में फ्रांस ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया डॉलर का। तो उसी के बाद जाकर के 1971 में क्या आता है? विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर आता है, एसडीआर आता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि अल्पकालीन भुगतान संतुलन असाम्य को ठीक करने हेतु, तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्यों के लिए ऋण या सहायता देता है। तो वो इसलिए ऋण सहायता देता है, क्यों देता है? क्योंकि अल्पकालीन भुगतान असंतुलन असाम्य को ठीक किया जा सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? जो विदेशी मुद्रा होती है, जैसे विदेशी मुद्रा का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर जैसे आपका हो गया, ये क्या है? हमारे लिए विदेशी मुद्रा ही तो है। चलिए बताइए, यूरो क्या हो गया? ये हमारे लिए भी विदेशी मुद्रा ही तो है। ये सारी चीजें हमारे लिए, रियाल जो हो गया ये भी हमारी विदेशी मुद्रा ही तो है। तो जो विदेशी मुद्रा होती है इसका संरक्षण कौन करता है? ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। सी बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है क्या? आरबीआई करता है क्या? भारत का केंद्रीय बैंक करता है क्या? बिल्कुल। अगर जो आप क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर जो आप पढ़ते रहेंगे, चीजों को पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, वो आपके लिए आसान होगा। और अगर जो चीजों को छोड़ देंगे ना, नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इजी सी बात है, जिस रास्ते पे आप रोज चलते हैं ना, उस रास्ते को याद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप पहली बार किसी अनोन जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं गए हैं, तो वहां पे आपको रास्ते याद करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यही सफलता का सूत्र है कि लगातार पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करिए। देखिए, जिंदगी में किसी भी हाल में मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर जो आज मेहनत से आप पीछे हट रहे हैं ना, तो आने वाले भविष्य में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। किसी भी हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। तो जब चीजें
सारी चीजें खराब हो जाएंगी, फिर आप मजबूरी में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर जो अभी मेहनत करेंगे और जिंदगी में सफलता मिल जाएगी ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मेहनत करिए यार, लगे रहिए, मेरे द्वारा सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? प्रकृतिवादी स्कूल या प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या कहा था कि कृषि में की आधारशिला का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को, अर्थात जो प्रकृतिवादी स्कूल से संबंधित है। इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, अन्य क्षेत्रों में ह्रासमान वृद्धि नियम लागू होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। अन्य कृषि क्षेत्र को छोड़ के सब में क्या होता है? उत्पादन ह्रासमान, ठीक है, ह्रासमान नियम लागू होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में केवल और केवल वृद्धि नियम लागू होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्य में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम। प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। कुछ महानुभाव बी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव सी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव डी बोल रहे हैं। अरे भाई, बहुत इजी सी बात है, आपको याद नहीं है क्या? आपको, चलिए पहले आप उत्तर बताइए, पहले आप उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद है ना कि प्रेविस फिगर क्या कहते हैं? कि जब एक अल्प विकसित देश, जब अल्प विकसित देश विकसित देश से क्या करता है? एक अल्प विकसित देश विकसित देश से व्यापार करता है, तो व्यापार की शर्त जो होती है वो प्रतिकूल होती है। किसके लिए? अल्प विकसित देश के लिए प्रतिकूल होती है। मतलब इसको क्या होती है? अल्प विकसित देश को व्यापार से हानि होती है और विकसित देश को क्या होता है? लाभ मिलता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं कि अल्प विकसित देश को क्यों हानि होती है? क्योंकि ये कहते हैं कि अल्प विकसित देश में जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक वस्तुएं जैसे क्या हो गया? लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से अल्प विकसित देश व्यापार करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जो संसाधन अल्प विकसित देश के पास होते हैं वो विकसित देश को मिल जाते हैं, और फिर लास्ट में चल के अल्प विकसित देश के पास ये सारी चीजें क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से अल्प विकसित देश भविष्य में चाह करके भी कच्चे माल की कमी प्राप्त करता, कच्चे माल की अल्प विकसित देश में कमी हो जाती है, और बाद में चल के अल्प विकसित देश चाह करके भी अपने उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री के लेखक हैं भैया कौन है? कई बार पूछा जाता है, पुस्तक से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश वर्ग 1 के मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज आज असाइन कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, जिनको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, ऑप्शन नंबर, सभी लोग क्या बोलेंगे? सर जी ए होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, और झारखंड पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रैगनर नर्स, बिल्कुल ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री के लेखक हैं वो है रैगनर नर्स साहब ने, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया था कि अल्प विकसित जो देश हैं वो आखिरकार क्यों अल्प विकसित हैं, ठीक है, और क्यों अल्प विकसित है। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उस देश के पास आय कम है, आय कम है तो निवेश कम करेगा, निवेश कम करेगा उत्पादन कम होगा, बिल्कुल ठीक है। और उत्पादन कम होगा तो क्या होगा कि बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो आय भी कम ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए। तो असंतुलित विकास की बात कौन करता है, याद आ रहा है कि नहीं? हर्षमैन साहब। कौन करता है? हर्षमैन साहब। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में आप समान रूप से निवेश न करिए। अगर जो बी और सी क्षेत्र में निवेश करके लाभ ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है तो बी और सी में निवेश करिए और फिर यहां से जो लाभ मिलेगा उसे आप क्या करिएगा कि ए और डी में निवेश कर दीजिएगा। इससे क्या होगी कि सभी क्षेत्र विकास करेंगे और अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आर्थिक विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में निवेश न करिए? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है अर्थात जो पैसा है और जो श्रम है वो सीमित मात्रा में है, अर्थात पूंजी व श्रम की पूर्ति क्या है, स्थिर है। तो इस पूंजी और श्रम का प्रयोग आप वहीं पे कीजिए, उन्हीं क्षेत्रों में कीजिए जो क्षेत्र आपको प्रारंभिक रूप में अप्रत्याशित लाभ देने के लिए कैपेबल है, मतलब दे सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्थिक समृद्धि दर संबंधित है। अच्छा सा प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आसान प्रश्न भी करवाता हूं, कठिन प्रश्न भी करवाता हूं, क्योंकि केवल कठिन प्रश्न कर लेंगे तो जो आसान प्रश्न आएंगे अगर जो आपके प्रैक्टिस में नहीं होंगे ना तो आप गलत कर देंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है कि ये आर्थिक समृद्धि है और हम क्या पढ़ते हैं, आर्थिक विकास भी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं ना कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है। जो लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको हम जब कॉन्सेप्ट की क्लास शुरू किए थे तो दूसरी या तीसरी क्लास में ही आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर बताया था। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं वो सारी क्लासेस अवेलेबल है, जाके आप सारी क्लासेस को एक क्रम से देखते रहिए। तो जब आर्थिक विकास होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, उस देश की आधारभूत संरचना भी बेहतर हो रही है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सारी चीजें बेहतर हो रही है। और ये आर्थिक विकास जो देखने को मिलता है वो कहां पे देखने को मिलता है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो आर्थिक समृद्धि होती है ये कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है विकसित अर्थव्यवस्था में। और आर्थिक समृद्धि कैसे देखी जाती है कि ये जो राष्ट्र है ये तकनीकी विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी में अगर जो ये विकास कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आधारभूत संरचना बेहतर नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी आधारभूत संरचना बहुत बेहतर होती है। तो याद रखिएगा कि आर्थिक समृद्धि जो होता है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है और आर्थिक विकास एक व्यापक शब्द है जहां पे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत संरचना, मानव कल्याण में वृद्धि, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इतना सारा बात क्यों कर रहे हैं भैया आप लोग, इतना सारा बात क्यों कर रहे हैं, बात से कुछ मिल जाएगा क्या? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कहता हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट वहां पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं आसान भाषा में, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और नोट्स के माध्यम से पीछे का रिवाइज भी करते रहे।
साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, सारी चीजें मेरे द्वारा एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक दी जा रही है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स भी दिया जा रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस छूट गई हैं वो आपको मिलेंगी, नहीं, सारी क्लासेस वहां पे मिलेंगी। जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो क्लास नंबर 1 से सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे मौजूद रहेंगी। वो आप अपने समय के अनुसार कभी भी चाहें, कितनी बार भी चाहें देख सकते हैं। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ में दोस्तों आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबके अलग अलग बैच मिल जाएंगे। एडमिशन फीस केवल और केवल 2500 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। गूगल पे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस आप इस ईमानदारी से इस प्रोसेस को फॉलो करिए जो एप्लीकेशन पे बताया जा रहा है और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होता है। वो बात करते हैं स्थिर पूंजी की, ठीक है, फिर वो बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी की, और उसके बाद वो क्या बात करते हैं? अतिरेक मूल्य की बात करते हैं। स्थिर पूंजी में क्या आता है भैया? भूमि आते हैं, श्रम आते हैं। परिवर्तनशील पूंजी में क्या आता है कि जब उत्पादन को बढ़ाना होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप भूमि का विस्तार करते हैं, टेक्नोलॉजी का विस्तार करते हैं और सारे खर्च करते हैं तो परिवर्तनशील पूंजी। अतिरेक मूल्य क्या होता है? अतिरेक मूल्य में वो बताते हैं कि देखिए भैया, एक होता है पूंजीपति, उत्पादन में दो वर्ग लगे हैं, एक पूंजीपति और दूसरा जो है वो है श्रमिक। तो ये जो पूंजीपति है ना, ये श्रमिकों का शोषण कर रहा है, अर्थात इसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे मजदूरी नहीं दे रहा है और किसी के श्रमिकों के शोषण के परिणाम स्वरूप ही वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। मतलब जितनी मजदूरी देनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं दे रहा है और वो अतिरेक अपने पास रख रहा है पूंजीपति। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की तुलना में अब जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है तो प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है सर? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कमेंट करके बताइए। मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय अपान क्या होता है? आय अपान जनसंख्या, यही तो होता है ना, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इजी सी बात है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है। मतलब अगर जो ये वाला बढ़े, अगर जो नीचे वाला, जाहिर सी बात है जनसंख्या की वृद्धि बढ़ेगी और ये कम है इससे, तो प्रति व्यक्ति आय जाहिर सी बात है दोस्तों कि घट जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को परिभाषित करता है? समृद्धि की सहज दर को परिभाषित कौन करता है? और देखिए निवेदन है सभी लोगों से कि यार बहुत ज्यादा बात नहीं किया करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं भी बोल रहा हूँ ना 2 घंटे लगातार और मैं आप सभी लोगों के कमेंट को देखता रहता हूँ। तो जब फालतू की बातें होती है ना तो थोड़ा सा मुझे इस बात का कष्ट पहुंचता है कि यार इतना प्रयास आदमी के द्वारा किया जा रहा है, अगर जो आप बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खा हैं, हमको सब आ रहा है और सब आने के बाद हम बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर जी हमको प्रश्न आ रहा है इसलिए हम बात कर रहे हैं। अरे भाई वो प्रश्न आ रहा है, ठीक है आपको आ रहा है, लेकिन उससे संबंधित चीजों को और दिमाग में सोचिए। तो उससे संबंधित वो प्रश्न जो आपको आ रहा है उससे संबंधित और सारी चीजों को दिमाग में थोड़ा सा सोचिए, तो प्रैक्टिस तो करिए, नहीं तो फिर उसी के बस उतना ही रह जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न पेपर में मिलेंगे
तो कर पाएंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लगातार बात, लगातार बात, लगातार बात, लगातार बात, ये ठीक बात नहीं। मैं ही अगर जो लगातार आपसे बात करूं तो मजा आएगा क्लास में, है ना। तो कृपया करके थोड़ा सा यार बात कम किया करिए। और बात ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बात ना करिए, बात करिए, लेकिन यार उसका थोड़ा सा बात को ऐसे टाइम पे किया करिए कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या कहीं आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इसके सारे एस्पेक्ट हमको पता है। अब निरंतर 2 घंटे बात होगी, निरंतर 2 घंटे बात होगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, सही मैं बता दूं। और अगर जो रिलीवेंट बात आप करें तो अच्छी बात है, रिलीवेंट बात करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन और रिलीवेंट बात होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको आपके जिंदगी में हजारों लोग मिले होंगे, सैकड़ों लोग मिले होंगे जिनसे आपने बहुत बात किया होगा, और आपको लगा होगा कि ये तो हमारे परम मित्र हैं, इनके बिना तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन वही मित्र जो हैं आज आपके सामने भी दिख जाते हैं ना, तो आप एक छोटी सी स्माइल दे करके उनसे बात भी नहीं करते हैं। तो जिंदगी का सार यही है, जिंदगी का सार यही है, अपने आप को बनाइए, अपने आप के ऊपर मेहनत करिए, नहीं तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी और आप जहां पे हैं वहीं पे बैठे रह जाएंगे, जहां पे आप हैं वहीं पे बैठे रह जाएंगे। तो मेहनत करिए यार, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भैया, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को परिभाषित करता है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को परिभाषित करता है? तो यह वह सहज दर है जिस पर श्रम की पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में क्या की जाती है? वृद्धि की जा सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि वह सहज दर होती है जिस पर श्रम की पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में वृद्धि की जाती है। अब ये श्रम का पूर्ण रोजगार क्या है? अगर जो आप बात करते रहेंगे तो मैंने तो आपको बहुत बार बताया कि श्रम का पूर्ण रोजगार क्या होता है, लेकिन अगर जो आप बात करते रहेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में टिक नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर बात मैं हर बार नहीं बता सकता, तो जो बातें बताया उसको थोड़ा रिवाइज करने की भी जरूरत है। क्या उत्तर आएगा भैया कि कौन सा बैंक निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? और कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हमारे कमेंट देख करके हमको बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं आपके कमेंट को देख करके बोल रहा हूं, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, है ना। और ठीक है कि ये होनी चाहिए, है ना, कि अगर जो क्लास का डिसिप्लिन कोई खराब करेगा तो उसे बोलना चाहिए, इजी सी बात है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत सारे लोग पता है 2-4 महीने बाद बोलते हैं सर आपने एक बार मुझे डांट दिया था। अरे भाई मैं किसी का नाम नहीं देखा हूं, मतलब देख रहा हूं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किसी का पर्सनली मैं नाम नहीं देख रहा हूं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कौन सा निजी क्षेत्र को एक सेकेंड कौन सा, ठीक है कौन सा बैंक निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? कौन सा बैंक निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI ये निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान नहीं करता है क्या? ये भी तो प्रदान करता है ना, ये भी तो प्रदान करता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा कि डी होगा? कमेंट करके बताइए, ए होगा कि डी होगा? अरे भाई इसकी जो शुरुआत होती है 1964 को, किस लिए इसकी शुरुआत होती है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। ये
IDBI है, ये निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है और इसकी शुरुआत होती है कब? ये होती है 1964 में। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये आपको बताया था ना मैं कल कि जो मध्यम उद्योग होते हैं या जो क्या बोलते हैं कि बड़े उद्योग होते हैं, उनको ये क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। कल ही तो ये क्वेश्चन हुआ था ना, फिर क्यों गलत कर दिए? नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा का प्रमुख कारण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा क्यों हो रहा है भैया? भारत में घाटा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, बता दीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सरकार को घाटा क्यों हो रहा है? बताइए, सरकार को घाटा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरकार को घाटा क्यों हो रहा है भाई? सरकार को घाटा कब होगा? सरकार को घाटा तभी होगा कि जब भैया जो सरकार पैसा व्यय कर रहा है उस व्यय का उचित परिणाम न मिले, उसका कोई अच्छा आउटकम न मिले, कोई अच्छा रिजल्ट न मिले, तो क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट तैयार करती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में अर्थात उसके क्रियान्वयन में क्या होता है? निलंबन देखने को मिलता है या लागत में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, आप देखते हैं ना कि 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ गंगा सफाई के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया। ठीक है, एक छोटी सी एक कोई नदी है उसके सुंदरीकरण के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ दे दिया। एक रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने 10 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, 20 करोड़ दे दिया। लेकिन जब पैसा पास होता है तो लगता है कि यार 10 करोड़ में तो बहुत बढ़िया एक रेलवे स्टेशन बन जाएगा, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि अंत में चल करके क्या होता है? उस 10 करोड़ का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। एक दो चार प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, आगे पीछे 2-3 ठो लाइट लग जाती है, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पता है, आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, अगर जो आप सभी लोग को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो मैं जिम्मेदारी और गारंटी से कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है जिस प्रश्न पत्र को आप सॉल्व न कर दें। यहाँ पे आप मतलब जिस तरीके से आप लोग उत्तर देते हैं, जितना तल्लीनता के साथ आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान आपके पास बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी कंसंट्रेट होने की जरूरत है ना? कंसंट्रेट होने की जरूरत। देखा होगा स्कूल में या कॉलेजों में, जो लड़का बहुत पढ़ने में तेज होता है ना, कभी कभी किसी सब्जेक्ट में वो फेल भी हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मान लेता है कि हम क्या है, हम ही ब्रह्मा है, हमको सब आता है है ना? तो जो बहुत पढ़ने में तेज होता है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो क्या करना है? मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है। कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा होने वाला है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? मैक्स मुलर मॉडल बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये मैक्स मुलर मॉडल पे आधारित थी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। वो किस लिए दी गई थी कि भैया हमको अब मानव संसाधन का विकास करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? मानव संसाधन का विकास करना है। मतलब अब हमको लोगों पे काम करना है, लोगों के स्किल को डेवलप करना है, लोगों का विकास करना है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 उच्चतर समावेशी विकास,
ठीक है। योजना अवकाश 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में याद आना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भैया? अच्छा सा प्रश्न है। चलिए बताइए, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया? कि अंतरराष्ट्रीय डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, है ना, प्रदर्शन प्रभाव, बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शन प्रभाव तो सबको पता होगा, कैसे बोल सकते हैं। प्रदर्शन प्रभाव के बारे में आपको पता होगा, रेगनर नर्स साहब और साथ ही साथ और कौन, ड्यूजेन बरी साहब, ड्यूजेन बरी साहब क्या बोलते हैं ये लोग बोलते हैं कि एक जो कम आय का व्यक्ति होता है, मतलब एक जो, या कह सकते हैं कि जो एक अल्प विकसित देश होता है, वो विकसित देशों के लाइफस्टाइल की कॉपी करने का प्रयास करता है, या एक कम आय का व्यक्ति अपने से उच्च वर्ग के आय अपने से उच्च आय के व्यक्ति के लाइफस्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करता है, और ऐसी स्थिति में वो क्या कर देता है कि अपने आय का एक बड़ा भाग खर्च कर देता है, जिससे कि उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है। बचत कम होती है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो उसकी आय कम हो जाती है। जैसे क्या होता है कि आप हैं और आपका एक पड़ोसी है, आप मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो 20,000 रुपए पर महीना है, लेकिन आपका जो पड़ोसी है उसका इनकम जो है वो 20 लाख रुपए पर महीना है। तो ये 20 लाख रुपए वाला क्या करेगा, एक BMW रखा है, ठीक है, एक BMW रखा है, 1 करोड़ रुपए की, कम से कम 1 करोड़ रुपए का कार रखा है, एक फॉर्च्यूनर रखा है, 50 लाख रुपए का एक फॉर्च्यूनर रखा है। तो आप क्या करेंगे कि आपकी इनकम भले से 20,000 है, लेकिन आप सोचेंगे कि भैया हमको भी कुछ भी हो जाए BMW खरीदना है, हमको भी फॉर्च्यूनर खरीदना है। तो ऐसी स्थिति में जब कैसे भी करके आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, तो आप नई 1 करोड़ की BMW खरीदेंगे तो 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ही खरीदना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई क्या हो जाएगी, फॉर्च्यूनर में चली जाएगी, फिर उसको मेंटेनेंस कराने में चली जाएगी। तो प्रदर्शन के कारण आप जिंदगी में क्या हो गए, बहुत पीछे हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटी जाती है। निम्न कर से होना चाहिए, प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटी जाती, मतलब कौन सी ऐसी आय है जो राज्य सरकार के साथ नहीं बांटी जाती है। चलिए वही बता दीजिए। अब देखिए गलतियां हो रही हैं यहाँ पे भी, है ना। अरे भाई, निगम कर जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा थोड़ी बांटा जाता है, राज्य सरकारों के साथ थोड़ी बांटा जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं निगम कर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है, ये चीज बात। अगला, हरित क्रांति के विपक्ष में कही गई निम्नलिखित बातों में से सत्य कौन है? सत्य कौन है भैया हरित क्रांति के बारे में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हरित क्रांति के बारे में कौन सा सत्य? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भैया? निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए वीडियो को। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से क्लास होती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप किसी ने भी उत्तर नहीं दिया कि सर जी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। मुझे पता है कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी उत्तर दिया करिए। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है, विश्व में किसे कहा जाता है, आपको बताना चाहिए। हरित क्रांति में कौन कौन से कदम उठाए गए थे, हरित क्रांति में क्या क्या किया गया था, उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए गए थे, गहन खेती करने का कार्य किया गया था, कृषि में यांत्रिकरण लाया गया था। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो देखिए, हरित क्रांति के विपक्ष में कही गई निम्नलिखित बातों में से कौन सी सत्य है?
तो सत्य बात यह है कि भूमि के उपजाऊपन में गिरावट आया, क्योंकि दोस्तों जब हरित क्रांति आई तो हमने क्या किया कि बहुत सारे उर्वरकों का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। तो जब हमने कीटनाशक का इस्तेमाल किया तो हमारी जो जमीन की उर्वरकता शक्ति है उसमें कमी आ गई, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कीटनाशक अगर जो प्रयोग करते हैं तो आपकी उर्वरकता में क्या आती है, कमी आती है। आघातों की मांग में वृद्धि हो गई, बात 100% सही है। साथ ही साथ क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई। देखिए जब हरित क्रांति आया ना दोस्तों, तो जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत लाभान्वित हुए, जैसे हरियाणा हो गया, ठीक है। हरित क्रांति से हरियाणा को, पंजाब को क्या हुआ, आज हरियाणा और पंजाब जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत विकसित है, ठीक है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या हुए, हरित क्रांति से प्रभावित हुए। लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हुए जिसको हरित क्रांति से क्या हुई, उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला। जो किसान थे उनको उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड हो गया, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों को क्या मिला, उतना लाभ नहीं मिला। अंतर व्यक्तिक आय असमानता में वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की इनकम जो है वो कृषि से बहुत ज्यादा है, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ पार्टों में बहुत कम है, तो बिल्कुल ठीक है, आय की असमानता भी देखने को मिली थी। अगला प्रश्न, ठीक है। कथन दिया गया है कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, क्या ये बात ठीक है? और कारण दिया गया है कि केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बताइए सर। चलिए, रश्मि तिवारी जी, लाल एस.एन. मिश्रा जी, विनय पांडे जी, लाल बहादुर जी, उर्मिला कुमारी जी, IM जी, अफसाना सिद्दीकी जी, वेद प्रकाश जी, चलिए, हर्षु मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, प्रभाकर जी, विवेक जी, विकास जी, अफजल हसन जी, जावेद अख्तर जी, अनीस पांडे जी, संगीता जी, चंद्रजीत यादव जी, सागर जी, नैना यादव जी, अर्पणा जी, ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है। विभा जी, अरुदत्ती देवी जी, प्रभा कुमारी जी, ठीक है, राजन सिंह जी, ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। देखिए, केरल में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता की दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये तो राज्य की बात रही, केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो केरल में साक्षरता तो सर्वाधिक है। कारण इसका है कि केरल में ईसाइयों की प्रतिशत अधिक है। नहीं भैया, केरल में ईसाई अधिक है इसलिए साक्षरता ज्यादा है, ये बात ठीक नहीं है। तो क्या है, बी वाला उत्तर ठीक होगा, ए सही है, आर गलत होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सबसे लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोज्य आय क्या होता है? प्रयोज्य आय क्या होता है सर? प्रयोज्य आय क्या होता है? कमेंट करके बता दीजिए, प्रयोज्य आय क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? प्रयोज्य आय क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? प्रयोज्य आय का मतलब ऐसी आय से है, क्या बोल रहे हैं भैया? कुछ लोग कह रहे हैं सर जी राष्ट्रीय आय होता है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो प्रयोज्य आय को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बता दीजिए सर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अरे भैया क्या घटाया जाता है? क्या घटाया जाता है? गलत कर रहे हैं इतने सारे लोग। अरे भैया, प्रत्यक्ष कर तथा अवितरित लाभों को घटाने और अंतरण अदायगी को जोड़ने के बाद जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं?
प्रयोज्य आय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। तो जितने लोग भी डी थोड़ा सा क्या करिए कि नोट डाउन कर लीजिए। प्रयोज्य आय इज इक्वल टू क्या होगा, प्रत्यक्ष कर तथा अवितरित लाभों को घटाने और अंतरण अदायगी को जोड़ने के बाद राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत आय अपान जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न, इजी सी बात है, खूबसूरत सा प्रश्न है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वास्तविक आय अपान जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होगा? और दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे अक्सर उन लोगों से जब बात होती है जो लोग कहते हैं कि सर हमारी फैमिली है, ठीक है, मतलब हम हाउसवाइफ हैं या हमारे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है। तो बस आप एक बात जान लीजिए ना कि जिस दिन आप मेहनत करके क्या होगा कि मेहनत करके आप सफलता ले लेंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया आपके बारे में क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना कि देखो ये अपने परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए भी इसने नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो आपके सगे संबंधी आएंगे ना, वो कहेंगे कि अगर जो इसकी शादी नहीं हुई होती ना तो ये आईएएस बन जाती है ना। तो सोचिए वो कितना प्राउड का मोमेंट होगा जब आपको ये कहा जाएगा कि यार देखो पूरे परिवार को संभालते हुए इसने नौकरी प्राप्त कर ली। तो अगर जो दुनिया आपके बारे में ये बात कहेगी ना, तो भाई आपकी जिंदगी वहीं पे सफल हो जाती है ना। तो परेशान नहीं होना है, जितना अच्छा चैलेंज होगा ना जिंदगी में सफलता पाने के बाद उतना ही मजा आने वाला है। जितना अच्छा चैलेंज होगा ना जिंदगी में उतना ही बेहतरीन, उतनी ही आपकी ख्याति होने वाली है। तो बस मेहनत करते रहिए और अपनी कठिनाइयों को इंजॉय करिए। अपनी कठिनाइयों को क्या करना है? इंजॉय करना है। बहुत सब कुछ बेहतर होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्या उत्तर होगा भैया? और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर जी रिश्तेदार जीने नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं, मेहनत करिए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का क्या है, आप खूब मन लगा करके मेहनत करिए। जिस दिन सिलेक्शन, अभी नहीं बोलना है, अभी बोलना नहीं है उनको, जिस दिन सिलेक्शन मिल जाएगा ना और जब आपको सैलरी मिलेगी, तो आपकी जब सैलरी आएगी ना तो 2-3 महीने की सैलरी पहली बार में एक ही बार आती है। स्टार्टिंग में पहले महीने में सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में 2-3 महीने की सैलरी अगर जो आपकी आएगी तो लगभग लगभग 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए आपको एक बार में मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा ना कि 1 महीने की जो सैलरी है ना वो केवल और केवल उन लोगों पे खर्च कर दीजिएगा जो आपके क्या थे, जो आपको ऐसे टोंट कर रहे थे ना। कब तक और तैयारी होगी? उनको एक बार पता है, उनको एक बार लड्डू ले जाके खिलाइएगा कि चाचा हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब लड्डू खा लेंगे तो 2-3 दिन बाद जाइएगा, कहिएगा चाचा वो जो मिठाई थी ना वो अच्छी नहीं थी, ये वाली अच्छी मिठाई आपके लिए लाए, ये वाली खा लीजिए। तो उनको पूरा 1-2 महीना मतलब 1 महीने की सैलरी खत्म करके उनको पार्टी दीजिए। फिर वो आप पूरी जिंदगी भर क्या करेंगे, वो आपका हाथ जोड़े रहेंगे, है ना। तो अपनी बारी का इंतजार करिए, अभी समय आपके पक्ष में नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार उनको क्या कर दीजिए कि उनको एक बार खाने पे इनवाइट कर दीजिए, एक बार कहीं घुमाने लेते जाइए ठीक है। दूसरी तीसरी बार में वो नकार देंगे, कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो परेशान नहीं होना, अभी आपका समय नहीं है, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी मेहनत करना है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वास्तविक आय अपान जनसंख्या क्या होती है भैया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन बोल रहे हैं कि सर जी वास्तविक आय अपान जनसंख्या क्या होती है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक आय अपान जनसंख्या क्या होगी? वो होती है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक आय अपान जनसंख्या दिया है तो ये होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए चलिए
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करें। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। कि कार और पेट्रोल का उपभोग किया जाता है, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है, क्योंकि कार व पेट्रोल की मांग क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है। अब जो लोग लगातार जुड़े हैं उनके लिए इससे आसान इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती है? जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं। जैसे कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार आपकी चलेगी नहीं, या पेट्रोल है कार नहीं है तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपने देखा कि कोविड काल में क्या हुआ था कि पेट्रोल की प्राइस जो हो गई थी वो महंगी हो गई थी। तो बहुत सारे लोग कार इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि सोचे कि 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गया, कौन भरवाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई? पूरक वस्तु हो गई। तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने से कार की मांग में क्या आ गई? कमी आ गई। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट। इस प्रोसेस को आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 2-3 घंटे अगर जो रोज पढ़ते हैं तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वहां पे एक सिस्टमेटिक वे में एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक सारी चीजें दी जा रही हैं। कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर नोट्स के माध्यम से रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज देख करके अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर को देखिए और करंट सब कुछ दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको 2500 रुपए पेमेंट करने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, सभी लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। और कोई भैया बी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि घटिया वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक, यद्यपि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? धनात्मक होता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। घटिया वस्तुएं मतलब गिफिन वस्तुओं के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि जब इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो इसकी मांग भी कम हो जाती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता है, और अब प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से क्लास आपकी हो रही है, ठीक है? तो 7 बजे जरूर ज्वाइन कर लिया करिए। 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं, ठीक है? क्या उत्तर होगा सर? मार्शल साहब ने क्या कहा? क्या कहा मार्शल ने भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो उपयोगिता है उसका संख्यात्मक माप संभव है। क्या संभव है? संख्यात्मक माप मतलब उपयोगिता को क्या किया जाता है? मापा जा सकता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में क्या होती है? कमी आती है ना सर? बिल्कुल ठीक है। कितना आसान है। इकोनॉमिक्स अगर जो आपने सब्जेक्ट रखा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को अपने आंखों के नजरों से
अपने नजरों के सामने से गुजारते रहिए। आपको अकबर, बाबर, हुमायूं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ चीजें इकोनॉमिक्स में अगर जो आप समझ लेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है ना। और इकोनॉमिक्स में वो अनसर्टेनिटी भी नहीं है जो अनसर्टेनिटी अन्य सब्जेक्ट में होती है। अन्य सब्जेक्टों में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बात सर्टेन है कि मांग के नियम से प्रश्न पूछेगा। ये बात सर्टेन है कि कीन्स से प्रश्न पूछेगा। ये बात निश्चित है कि रिकार्डो से प्रश्न पूछेगा। ये बात निश्चित है कि जेएस मिल से प्रश्न पूछेगा। ये बात निश्चित है दोस्तों कि मुद्रा एवं बैंकिंग से, बैंक से प्रश्न पूछेगा। ये बात निश्चित है, यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी वाली बात है ही नहीं। 100% प्रश्न पूछेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। मुक्त अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बाजार के द्वारा ना, बाजार के द्वारा ना, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी कहेंगे कि मुक्त अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या होता है, उत्पादन होता है। जितनी मांग होगी उसी के आधार पे उत्पादन होगा। अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों का मतलब क्या हो गया, बाजार के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन आप 7:10 पे हमारे साथ जुड़ जरूर जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। दीर्घकालीन अवसर लागत वक्र, बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दीर्घकालीन अवसर लागत वक्र आपके सामने आ गया, तो आपको याद आना चाहिए कि सर ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। दीर्घकालीन अवसर लागत वक्र में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कि इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है उसके पास इतना समय होता है कि वो अपने उत्पादन के साधनों अर्थात श्रम को, प्लांट को, ठीक है, अर्थात भूमि को और टेक्नोलॉजी को धीरे 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 करके परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो फर्म का इसे नियोजन वक्र कहा जाता है। देयर इज नो डाउट 100% ठीक है। ये यू आकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। किसी भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न कितना आसान है। अगर जो कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये 1 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न को देखते ही आप उत्तर कर पाएंगे। अगर जो कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, मुझे पता है, सबको पता होगा भाई, सबको पता होगा, है ना, पता है कि नहीं पता है। अब जो पुराना है, जो लगातार बहुत दिनों से जुड़ा है, उसको तो पता ही होगा। जिसको नहीं पता होगा वो भी वो समझ ले भैया कि ये हमारा क्या रहा, ये हमारा फर्म, ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उद्योग का चित्र हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फर्म का चित्र हो गया। एक उद्योग क्या करता है दोस्तों, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या करता है, कीमतों का निर्धारण करता है और इसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, ठीक है। अर्थात ये जो फर्म होती है ये कीमत को स्वीकार करती है, कीमत का निर्धारक नहीं होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, कीमत विभेद कब संभव नहीं है। कीमत विभेद कब संभव नहीं होगा भैया, कीमत विभेद का मतलब क्या होता है,
कीमत विभेद का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में मैं आपसे कहूं तो कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि इस पेन की, ये जो पेन में रखा हूं, इसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, ठीक है। तो इसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, हम इसको क्या किए, इलाहाबाद में 12 रुपए का बेचे, लखनऊ में ले जाकर के 14 रुपए का बेच दिए, आपके कानपुर में ले जाकर के 11 रुपए का बेच दिए। उसके बाद हम कहा चले गए, दिल्ली में गए, वहां पे 20 रुपए का बेच दिए, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब एक उत्पादन लागत किसी वस्तु की एक समान हो, लेकिन अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचा जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं, कीमत विभेद बोलते हैं। और ये अक्सर क्या कहाँ भी देखने को मिलता है, एकाधिकार की स्थिति में कीमत विभेद देखने को मिलता है। और ये क्या पूछ रहा है, कीमत विभेद कब संभव नहीं है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कीमत विभेद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कि क्रेता और विक्रेता सभी को बाजार का ज्ञान होता है कि कितने रुपए की वस्तुएं बिक रही हैं। लाइफ बॉय साबुन आपके भी शहर में 10 रुपए का बिकता है, हमारे शहर में भी 10 रुपए का बिकता है। डब साबुन आपके भी शहर में 10 रुपए का बिकता है, हमारे शहर में भी 10 रुपए का बिकता है। तो हम सबको पता है कि इसकी कीमत क्या होने वाली है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का विभेदीकरण संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न, लॉरेंज वक्र जितना अधिक मोड़ होता है, थोड़ा आराम से, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया? चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग भी लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है लाइक करते रहिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? लॉरेंज वक्र कैसे बनता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, गिनी गुणांक ये क्या मापता है? आय की विषमता को, आय विषमता का मापन करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि आय की विषमता को मापने की दो विधियां हैं, एक गिनी गुणांक और दूसरा लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड़ होगा उतना ही अधिक असमानता का अंश होगा। मतलब ये जितना मोड़ ज्यादा होगा उतना ही असमानता अधिक होगी और जितना कम मोड़ होगा उतना ही असमानता क्या होगी दोस्तों, कम होगी। बहुत अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रतिनिधि फर्म वह फर्म होती है जो, अब ये तो आसान सा प्रश्न है, 1 सेकेंड से कम में इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे आप? 1 सेकेंड से कम में ही आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, है ना? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। किसी ने बताया नहीं कि लॉरेंज वक्र के अंतर्गत किन संख्याओं से किन संख्याओं के बीच में माप होती है। हम आपसे उम्मीद करते हैं ना कि हम आपको बताए हैं ना, तो आपको बताना चाहिए ना सर किसके इसके मध्य होता है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्यों कमेंट नहीं किया? कमेंट क्यों नहीं किया? करना चाहिए आपको ना, कमेंट करके आपको बताना चाहिए कि सर लॉरेंज वक्र की माप की जो संख्याएं होती है इससे और इसके बीच में होती है, ठीक है। संख्या जितनी बड़ी होगी विषमता उतना बड़ा होगा, संख्या जितनी कम होगी विषमता उतना कम होगा। आपको बताना चाहिए था, नहीं बताया, ठीक है। तो देखिए जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि प्रतिनिधि फर्म ऐसी फर्में कही जाएंगी जो पुरानी एवं प्रबंध कुशल है। जैसे आप बिस्किट में किसको बोलेंगे प्रतिनिधि फर्म? पार्ले जी को, ठीक है, पार्ले जी को। क्यों? क्योंकि पार्ले जी जो कंपनी है ये बहुत पुरानी है और ये प्रबंध कुशल है, तभी तो बचपन से लेकर के आज तक ये कंपनी चल रही है और ये बिस्किट 5 रुपए में बेच रही है। और इस पार्ले जी के कारण ही क्या है कि सभी बिस्किट कंपनियां 5 रुपए की बिस्किट बेचने के लिए मजबूर हो गई। अगर जो ये पार्ले जी नहीं होता तो शायद 5 रुपए की बिस्किट
नहीं मिलती। लेकिन पार्ले जी की वजह से क्या हो गया, सभी कंपनियों को अपना क्या करना पड़ा, बिस्किट का जो दाम है कम करना पड़ा। बाबा रामदेव 5 रुपया में थोड़ी बेचते, वो कहते कि ये हजारों साल की पहले की बूटी से निर्मित है, उसको 5 नहीं 50 रुपए में खरीदिए। तो ये तो हमारे पूर्ण प्रतियोगिता का कमाल है कि हम और आप बच गए, नहीं तो कहाँ बच पाते। ठीक है, अगला है आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त करता हो। आंतरिक बचत का मतलब क्या होता है, आंतरिक बचत का मतलब ये होता है कि जब कोई एक फर्म है, ये फर्म अपने अंदर सुधार करता है, अर्थात अपने श्रम में सुधार कर, अपने श्रमिकों पे वो सुधार करता है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो आंतरिक बचत का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक फर्म क्या करता है कि अपने अंदर सुधार करता है, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करे, अपने श्रमिकों में सुधार करे, अपने भूमि का विस्तार करे, तब जाकर के जब वो लाभ प्राप्त करेगा तो उसे आंतरिक बचत बोलेंगे। और बाह्य बचत का मतलब ये हो गया कि उद्योग में जब कोई नई फर्म आती है और इस नई फर्म की एंट्री के कारण जब कोई ये फर्म लाभ कमाएगी तो इसे बाह्य बचत बोलेंगे, और पर्याप्त रूप से ये फर्में सफल भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत के अनुसार लगान, चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भैया, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या होता है भाई। और देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज सबके लिए कंपलसरी है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके अपना इवेल्युएशन करिए, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भैया, आपको कोई भी चीज क्लास परचेज करनी है या टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, और कोई भाई। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो होता है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, कीमत द्वारा निर्धारित होता है। रिकार्डो साहब ने क्या कहा, कहा ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक होगी, अर्थात जो भूमि जितना उपजाऊ होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि ज्यादा उपजाऊ होगी वो ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उपजाऊ होगी वो कम लगान देगी। जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसे सीमांत भूमि बोला जाएगा, सीमांत भूमि, अर्थात ये कोई लगान नहीं देगी। और जो भूमि उपजाऊ है उसे क्या बोला जाएगा, अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि बोला जाएगा। तो जो भूमि उपजाऊ है वो उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाएगा, और ये क्या देगा, ये लगान देगा। अच्छा, एक चीज और है कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं, सर करंट की कोई किताब बता दीजिए। किस एग्जाम के करंट की आप बात कर रहे हैं, किस एग्जाम के करंट की बात कर रहे हैं, यूपी पीजीटी के करंट की बात कर रहे हैं आप। यूपी पीजीटी का एग्जाम अभी कब होगा ये कंफर्म है नहीं, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक हो सकता है, या देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आपके पीजीटी में कितने करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा पूछ लिए जाएंगे तो 3 पूछ लिए जाएंगे। तो आप इसको टारगेट करिए, 122 क्वेश्चन को टारगेट करिए। ये 2-3 क्वेश्चन जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा, उसके 10 दिन पहले एक छोटी सी कोई किताब खरीद लीजिएगा करंट की और पढ़ लीजिएगा। और अगर जो आपने कॉन्सेप्ट की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद पर लिया है एप्लीकेशन पे, तो करंट में आपको करा दूंगा, है ना। कुछ लोग रोज करंट पढ़ते हैं परीक्षा नहीं है फिर भी करंट पढ़ते हैं। अरे भाई, आप यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे, ठीक है, आप पीजीटी टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में करंट का उतना रोल नहीं होता है कि रोज आप 1 घंटे करंटे पढ़ने लगे। और रोज करंट पढ़ेंगे तो जो आज करंट पढ़ेंगे भैया वो 6 महीने बाद पुराना हो जाएगा, 4 महीने बाद पुराना हो जाएगा। तो करंट तभी पढ़ने का प्रयास करिए जब आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाए। और मध्य प्रदेश में परीक्षा है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा है,
और झारखंड में परीक्षा है। जैसे एग्जाम का डेट आ जाएगा मैं आपको करंट कवर करा दूंगा, है ना। तो फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। यूपी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं और झारखंड की रही बात तो झारखंड में मैं करवाऊंगा। झारखंड का डेट आ जाने दीजिए, तो झारखंड में करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते, तो झारखंड का करंट में करवाऊंगा। आप झारखंड के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने क्या रहा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो मुद्रा की मात्रा पे। फिशर का समीकरण क्या है, MV इज इक्वल टू PT। क्या बोलते हैं फिशर साहब कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फिशर का समीकरण कभी भी आपको भूलना नहीं है। फिशर साहब का समीकरण क्या है, MV इज इक्वल टू PT। ये मूल समीकरण है और संशोधित समीकरण क्या है, M-V' ठीक है इंटू MV इज इक्वल टू PT, ठीक है। ये संशोधित समीकरण है। फिशर साहब कहते क्या है, कहते कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, मतलब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, जब लोगों को ज्यादा मुद्रा मिलेगी तो लोग ज्यादा मांग करेंगे और जब मांग ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कीमतों में वृद्धि आ जाएगी और जब कीमतों में वृद्धि आ जाएगी तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। 100 लोग के आसपास लाइव क्लास देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या कितनी है, केवल बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर किया करिए। नीलम कुमार जी, सर झारखंड पीजीटी का MCQ कब से होगा। देखिए, झारखंड पीजीटी का ये जो एप्लीकेशन पे आपने क्लास ज्वाइन किया है, यहीं पे झारखंड पीजीटी का मैं MCQ क्वेश्चन भी लाऊंगा। कम से कम आप लोगों को मैं यहाँ पे 15 क्लासेस दूंगा झारखंड पीजीटी स्पेशल का MCQ का, ठीक है। यहाँ पे झारखंड पीजीटी स्पेशल का कम से कम आपको 15 क्लासेस दी जाएंगी, मतलब 1500 क्वेश्चन होंगे। और आपको झारखंड स्पेशल से कम दोस्तों 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहां से आपको झारखंड स्पेशल से लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। करंट से भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो झारखंड के बारे में तैयारी चल रही है, थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। अभी जितनी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को देखते रहिए। झारखंड पीजीटी के लिए योजना बनाई जा रही है कि आपको किस तरीके से बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, है ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई कि व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और मध्य प्रदेश वाले में भी होगा। मध्य प्रदेश में जो लोग ज्वाइन किए हैं, MP बैच जो ज्वाइन किए, वहां पे भी होगा, परेशान ना होइए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर C बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता क्या है। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था, रिकार्डो साहब ने दिया था। क्या कहा था कि दो देशों के बीच साधन जो है वो अगतिशील है, मतलब साधनों की गतिशीलता नहीं पाई जाती है, इसी कारण दो देश व्यापार करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर C बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, वणिकवादी अर्थशास्त्री विश्वास रखते थे। वणिकवादी किसमें विश्वास रखते थे भैया, वणिकवादी, ठीक है, ठीक है। वणिकवादी, बचपन में अपनी दादी को आपने देखा होगा, तो थोड़ी सी वणिकवादियों का असर उनके अंदर होगा। सोना वोना खूब रखी होंगी वो। पहले के लोग सोना रखते थे ना, अब तो अलग व्यवस्थाएं आ गई हैं। तो दादी लोग क्या करती थी, सोना में ज्यादा विश्वास रखती थी, सोना खूब रखती थी, है ना। तो जो वणिकवादी थे उनका कहना था कि देखिए, हमें बहुमूल्य धातु चाहिए। उन्होंने पैसा का आधार
बहुमूल्य धातुओं को माना है। अर्थात उन लोगों ने ये कहा कि भैया देखिए, अगर जो आप अमीर हैं तो इसका मतलब कि आपके पास सोना होना चाहिए, आपके पास चांदी होनी चाहिए, आपके पास अन्य बहुमूल्य धातुएं होनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, महिलाएं जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी ख्वादी हैं, लेकिन अब महिलाएं भी बदल रही हैं ना। वो कहते हैं वो अब क्या है, अब रियल थोड़ी पहन के कोई जाता है, अब कहते हैं रोल्ड गोल्ड पहन लेंगे, है ना। तो अब रियल सोना कोई नहीं पहन रहा है, मतलब हर वो जो मार्केट में नहीं आ रहा है जिसे रोल्ड गोल्ड बोला जाता है, 50 रुपए का खरीद लेते हैं, 2 बार पहन लेते हैं, पार्टी में जाएंगे तो वहां पे लोगों को लग जाता है कि सही में सोना है। 2 बार पहनने के बाद क्या होता है, उसकी पॉलिश खत्म हो जाती है, फिर फेंक देते हैं। सही भी है, सेफ्टी है, क्या मतलब है। एक अच्छा सा आपके पास चैन है अगर जो गले का, तो 1 लाख रुपए की होगी, खुदा न खास्ता कहीं गिर गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसे जैसे काम चल रहा है वैसे चलाते रहिए। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। गरीबी का दुष्चक्र कैसे तोड़ सकते हैं भैया, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर जी संरचनात्मक परिवर्तन करने पड़ेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सबका विकास करना पड़ेगा। जब सभी क्षेत्रों का विकास होगा तो आपके अंदर निवेश की क्षमता विकसित होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे सर कैसे कैसे होगा सर, ये काम कैसे होगा। तो अरे भाई ऐसे होगा कि देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि आपको शिक्षित किया जाएगा, शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाएगा, सड़क का स्तर बेहतर किया जाएगा, सड़क का स्तर बेहतर किया जाएगा, बिजली का स्तर बेहतर किया जाएगा। सड़क, शिक्षा और बेहतर बिजली। अब जब ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, और अगर जो आप एक गांव में भी निवास करते हैं तो आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगा कि भैया अगर जो बिजली सरकार हमको 24 घंटे दे रही है ना, तो हम कोई एक छोटा सा काम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि चलिए हमारे गांव में हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, और शहरों में एक जो फूल है वो 5 रुपए का बिक रहा है या 10 रुपए का बिक रहा है, या जो फूल का माला है, एक फूल का माला 50 रुपए में बिक रहा है। तो आप शिक्षित हैं तो आप सोच भी सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में इस 2 एकड़ पे आप क्या कर रहे हैं कि बागवानी कर रहे हैं, मतलब फूल उगा रहे हैं। और अब जब फूल आप उगा ले रहे हैं तो इसमें बिजली की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी चलाना है, तो आपको बिजली मिल गया। शिक्षा की जरूरत थी, आपको सोचना था, तो शिक्षा से आपने सोच लिया। अब ये फूल गांव से आपको कहाँ पे ले जाना है, शहर ले जाना है, शहर ले जाना है। तो सड़क अगर जो बहुत खूबसूरत सी है, प्यारी सी है, अच्छी सी है, तो आपको शहर ले जाने में आपके फूल का नुकसान नहीं होगा। आप शहर में जाएंगे बड़े आराम से 3-4 हजार रुपए में फूल बेच करके, और दोपहर तक वापस चले आएंगे। तो 3-4 हजार रुपए की आपकी क्या हो गई, कमाई हो गई। तो इस तरीके से आपकी आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो निर्धनता का दुष्चक्र हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है कि चलिए भैया संरचनात्मक परिवर्तन, लेकिन आखिरकार क्यों, कैसे, तो अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विभेदकारी मूल्य तब लाभदायक होता है जब, विभेदकारी मूल्य कब लाभदायक होता है सर। आप कहेंगे कि देखिए सर, अलग अलग मूल्य तभी लाभदायक होगा जब अलग अलग बाजारों में मांग की लोच क्या होगी, अलग अलग होगी। किसी बाजार में मांग बहुत ज्यादा होगी, किसी बाजार में थोड़ी कम होगी, किसी बाजार में थोड़ी और कम होगी। तो जहां पे मांग ज्यादा होगी वहां पे कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पे मांग कम होगी वहां पे कीमत भी कम होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, किसकी परिभाषा है। इजी सी बात है ना, जब एप्लीकेशन पे हम आपको पढ़ा रहे थे अर्थशास्त्र की परिभाषा,
सॉरी, राष्ट्रीय आय जब पढ़ा रहे थे, अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं, राष्ट्रीय आय जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे पीगू साहब की एक परिभाषा हमने बताया था। पीगू साहब ने क्या कहा था कि भैया देखिए, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं को शामिल करना चाहिए जिसका मौद्रिक माप संभव है, अर्थात जिसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं उसे ही आप राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल कर दीजिए। जिसे हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं उसे आप राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करिए। तो हमारे पीहू साहब कहाँ पे हैं? यहाँ सॉरी, बी है ना, पीहू साहब, बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के अर्थशास्त्री हैं। इन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्यों कहा जाता है भाई? रिकार्डो साहब को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्यों कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। प्रतिष्ठित विकास सिद्धांत के अर्थशास्त्री हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत नहीं कर रहा है ना। एक दो और नाम बता दीजिए, इनके साथ साथ है कि रिकार्डो साहब हो गए, एडम स्मिथ साहब हो गए, मार्शल साहब हो गए, जेएस मिल साहब हो गए। इन लोगों को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, मूल्य के आधिक्य सिद्धांत के जनक कौन है? मूल्य का आधिक्य सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, जीएस मिल बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? आसान सी बात है भाई, गलत नहीं करना है। कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो मूल्य के आधिक्य सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने? कहा कि देखिए भैया, एक देश में दो पक्ष में, मतलब उत्पादन के दो पक्ष हैं। एक तरफ कौन है? एक तरफ है पूंजीपति और दूसरे तरफ कौन है? श्रमिक है। तो ये जो पूंजीपति है ना, वो श्रमिकों का शोषण कर रहा है। शोषण कैसे कर रहा है? कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के आधार पे उनको मजदूरी नहीं दे रहा है। श्रमिक बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो मजदूरी है वो बहुत कम है, और ये कम मजदूरी दे रहा है और इसी के कारण शोषण कर रहा है। तो ये कम मजदूरी देने के कारण जो अतिरेक मिल रहा है वही पूंजीपति का क्या होगा? लाभ होगा। तो जितने लोग भी दास कैपिटल बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। चलिए, सम सीमांत तुष्टिगुण नियम कहलाता है। सम सीमांत तुष्टिगुण नियम यार बच्चों वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो प्रश्न कैसे भूल सकते हैं? ये प्रश्न भूल सकते हैं? बिल्कुल ठीक है रेणुका जी, बहुत अच्छा। और कोई? ए की तरफ और कोई? एक ही लोग हैं, और लोग जाते हैं की तरफ, लेकिन देख रहे हैं कि नीचे तो ऑप्शन में भी सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये सम सीमांत तुष्टिगुण की बात कर रहा है, ये सम सीमांत की बात कर रहा है। वो केवल और केवल सीमांत तुष्टिगुण नियम की बात नहीं कर रहा है। तो अगर जो सम सीमांत तुष्टिगुण की बात करें तो ये गोसेन का द्वितीय नियम है, और सीमांत तुष्टिगुण नियम जो है वो गोसेन का प्रथम नियम है। तो अगर जो केवल सीमांत की बात करेगा तब जाके प्रथम होगा, जब सम की बात कर रहा है तो ये द्वितीय नियम होगा। और सीमांत तुष्टिगुण नियम क्या होता है? कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली आपकी उपयोगिता क्या होती है? कम होने लगती है। सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अवमूल्यन कब कारगर होगा भाई? अवमूल्यन से क्या होता है? देश की मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है, यही तो है। अच्छा,
रुधति देवी जी कह रहे हैं सर रेणुका सिस्टर पीछे है। अच्छा, रुधति देवी जी ठीक है, रेणुका जी पीछे हैं, उनसे कह दीजिए कि वीडियो को वो रिफ्रेश कर लें, कमेंट करके कह दीजिए उनसे कि वीडियो को रिफ्रेश कर लें ताकि सबके साथ आ जाए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर अवमूल्यन में क्या होता है कि देश का वाह्य मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो विदेशों में निर्यात मांग की लोच क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, है ना। एनएनपी बराबर होता है, एनएनपी किसके बराबर होता है भाई, चलिए एनएनपी किसके बराबर होता है, एनएनपी, एनएनपी क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, 2 घंटे की क्लास कितनी जल्दी व्यतीत हो जाती है ना। देखिए लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि यार अभी तो शुरुआत है ना। 2 घंटे की क्लास कितनी आसानी से बीत जाती है। और जब सफलता मिलने वाला होता है ना दोस्तों, तो यही होता है कि जो आप काम करते हैं ना, वो काम आपको बर्डन नहीं लगता है। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और अगर जो काम वो आपको बर्डन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि सफलता बहुत करीब है, आपके बहुत करीब, है ना, मजा आ जाता है। चलिए इतने सारे लोग लगातार 2 घंटे से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो चीजें नहीं आती है तो 10 मिनट में तो आदमी टाटा बाय बाय कर देता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय अर्थात जीएनपी माइनस घिसावट व्यय के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है भाई, बता दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए सर। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर जो आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप क्लास को कर सकते हैं आराम से। क्या उत्तर आ रहा है सर, आप कहेंगे सर जी जनसंख्या में हमने सबको पछाड़ दिया है, तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कम थोड़ी है, ये तो सतत रूप से आगे बढ़ रही है। हम लोग अब कितने हो गए, 142 करोड़ से ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति को किससे इंडिकेट करते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार बताया गया है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है दोस्तों एम भी प्लस एम डैश वी डैश होता है। फिशर का समीकरण क्या है, एम डैश वी डैश, संशोधित समीकरण है ये, एम भी इज इक्वल टू पी टी। क्या बोलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। अगला प्रश्न, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न में, ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये प्रश्न बहुत आसान है लेकिन आपको बहुत सारी भी चीजें सिखाएगा। क्या सिखाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में तो धैर्यता का परिचय देना है और कंसंट्रेट होके प्रश्न को पढ़ना है। जो कंसंट्रेट होके इस प्रश्न को नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, गलत कर देगा, ठीक है। तो मुद्रा पूर्ति ब्याज दर से निर्धारित होती है, बिल्कुल भैया ये बात तो गलत हो जाएगी। मुद्रा पूर्ति वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई से किया जाता है, ये भी गलत है। मुद्रा पूर्ति में सिक्के, नोट एवं बैंक जमाएं आती हैं, ये भी गलत है। मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक का होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक अगर जो है
तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा भाई, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, चलिए थोड़ा आराम से करिएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अगर जो कीमत उपभोग ऋणात्मक है तो वस्तु की मांग लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए दोस्तों क्या होना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है दोस्तों, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ा रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको सारी चीजें यहाँ पे करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। आप नोट्स के माध्यम से एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते जाइए, ताकि कि आगे की तैयारी होती रहे और पीछे की चीजें भूले भी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम एक तरफ पढ़ते चले जाते हैं, एक तरफ भूलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे नोट्स के माध्यम से आप रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, तो आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दे रहा हूं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर जो 4-5 घंटे आप हमारे साथ 4 घंटे भी बने हैं, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सब कुछ आपका कवर होने वाला है, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी क्लास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश सेट की क्लास हो रही है, और मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की क्लास सुबह में 10 बजे से अब हो रही है, पहले 1 बजे से होती थी, अब 10 बजे से होती है। एलटी ग्रेड की क्लास उपलब्ध है, जीआईसी लेक्चरर की क्लास उपलब्ध है, यूजीसी नेट का नया बैच दोस्तों प्रारंभ होने वाला है, उत्तराखंड लेक्चरर की क्लास उपलब्ध है। तो दोस्तों ऐसा जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए अगर जो हम बात करें दोस्तों आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की जो मुख्य परीक्षा है, साथ ही साथ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। सिंपली दोस्तों आपको अपना फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को अगर जो लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।